Hello my dear students of class 9. Today I will going to teach chapter Forest Society and Colonialism. Previous video में मैंने the affection of cultivation यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी ट्राइबल्स के द्वारा या कॉमन पीपुल जो फॉरेस्ट में जाकर के शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे तो उनके जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग उसमें जानकारी हासिल किए थे। आज का जो वीडियो है वह आपको हु कुड हंट यानी कि मेन जो उसका पर्सपेक्टिव था फॉरेस्ट का, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद जो यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट एक जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा बनाया गया था, तो उस एक्ट के तहत दो पार्ट्स यानी कि इनका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरा हंटिंग, ये दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं फॉरेस्ट एक्ट के तहत, जिसमें कि एक पार्ट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसमें है हंट यानी कि किस प्रकार जो ट्राइबल्स हो या कॉमन पीपुल हो जिनका कि जीवन यापन हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, फॉरेस्ट एक्ट लगने के बाद वो एक हंटिंग जो इलीगल प्रोसेस के तहत आ जाता है, तो विदाउट हंटिंग वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या अपना वो लोग ऑक्यूपेशन चेंज करते हैं। इसके पहले ही वीडियो में वो लोग क्या कर चुके थे, एग्रीकल्चर में ही वो लोग अपना ऑक्यूपेशन को, बहुत ऐसे ट्राइबल्स हैं जो अपने ऑक्यूपेशन को भी चेंज कर लेते हैं, कहीं माइंस में लेबर के रूप में काम करने चले जाते हैं, तो कहीं मान लीजिए कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो उस वुड का जो ट्रांसपोर्टिंग का जो काम होता है उसमें बेगारी सिस्टम के तहत वो लोग उसमें कुछ वर्क में चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो लोग मतलब डिफरेंट ऑक्यूपेशन को अपना लेते हैं, ये हंटिंग और एग्रीकल्चर को छोड़ करके। लेकिन हंटिंग में हम देखेंगे कि पहले ट्राइबल्स लोग किस किस चीज का हंटिंग करते थे। कहता है न्यू फॉरेस्ट लॉज अफेक्टेड द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो उस फॉरेस्ट में रहने वाले पीपुल थे, वो फॉरेस्ट ड्वेलर के ऊपर ये न्यू फॉरेस्ट लॉ जो बनी वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। अब इसमें है कि पीपल सर्वाइव्ड यानी कि पीपल जीते थे, सर्वाइव करते थे बाय हंटिंग डियर, पार्ट्रीज एंड वेराइटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। वो लोग छोटे छोटे जानवरों का हंटिंग करते थे, किस लिए, तो हंटिंग करते थे फॉर देयर फूड, यानी कि वो अपने भोजन के लिए वो छोटे छोटे एनिमल्स को किल करके खाते पीते थे। लेकिन उनका जो ये इस प्रैक्टिस को कहा जाता है कस्टोमरी प्रैक्टिस, यानी कि ट्राइबल्स लोग या फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, जो कि जंगलों में छोटे छोटे जानवरों को अपने भोजन के लिए मारते थे और खाते थे, इस प्रैक्टिस को कस्टोमरी प्रैक्टिस कहा जाता है। तो अब ये बट अंडर न्यू फॉरेस्ट लॉज, लेकिन ये जो नए फॉरेस्ट लॉज जो बनी थी उस फॉरेस्ट लॉज के तहत देयर कस्टोमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड, लेकिन उनका जो कस्टोमरी प्रैक्टिस था वो प्रोहिबिटेड हो गया, यानी कि उसमें मनाही हो गई कि आप ये छोटे छोटे जानवर को मार के नहीं खा सकते हैं, वो छोटे छोटे जानवर जंगल में ही स्वतंत्र रूप से रहेंगे, आप जंगलों से इन सब चीजों का हंटिंग नहीं कर सकते हैं। If they could hunting, they were punished for poaching, यानी कि अगर मान लीजिए भोजन है, उन लोग का भोजन वही था, अगर भोजन नहीं मिलती है तो हम लोग चोरी करके भी किसी भी तरीके से अपना भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए चोरी करके भी उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब फॉरेस्ट गार्ड मुझे पकड़ लेती है तो मुझे पनिश करती है फॉर पोचिंग। पोचिंग कहा जाता है जानवरों की तस्करी, जानवरों की जो तस्करी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोचिंग। तो इस पोचिंग पे उनको पोचिंग के लिए
उनको पनिश किया जाता था। ये आपको था ट्राइबल्स का लाइफ, यानी ट्राइबल्स यानी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी लाइफ ये थी कि फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद उनके जीवन को किस प्रकार कस्टोमरी जो प्रैक्टिस थे उनको रोक लगने के बाद किस प्रकार का उन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इसमें सेकेंड टर्म देखेंगे, ये तो आपका फर्स्ट टर्म था जो मैं अभी बताई। अब सेकेंड टर्म है आपको कि ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो कस्टमरी प्रैक्टिस थे उनको तो वो लोग बंद कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या होती है, यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए क्या सब करते हैं, इनकी भी कहानी सुनिए। तो व्हाइल ट्राइबल्स वर डिप्राइव्ड फॉर द कस्टमरी राइट्स, यानी ट्राइबल्स को तो आप कस्टमरी राइट से तो हटा दिए, लेकिन एट द सेम टाइम हंटिंग बिकेम ए बिग गेम और बिग स्पॉट। लेकिन छोटे जानवर को जो लोग मार के खाते थे उसको तो आप कस्टमरी प्रैक्टिस को अनलीगल घोषित कर दिए, लेकिन यानी कि मनाही कर दिए। लेकिन जो जंगलों में बड़े बड़े जानवर थे जैसे कि टाइगर, लियोपार्ड, ओल्व्स, ये सारे जो एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स थे, उनको मारने के लिए एक गेम स्थापित किया गया और ये एक बहुत स्तर पर, बड़े स्तर पर स्पोर्ट्स बन गया कि कौन व्यक्ति कितना ज्यादा बड़े जानवर को मार सकता है, और जितना ज्यादा वो बड़े जानवर को मारता था उनको रिवार्ड दी जाती थी। तो अब जरा मन में आप थिंकिंग कर सकते हैं कि एक तरफ तो छोटे जानवरों का जो किलिंग होता था, यानी उनका जो कस्टमरी प्रैक्टिस था जो सिर्फ वो लोग भोजन के लिए करते थे, तो उनको एक तरफ तो मना कर देते, दूसरी तरफ ये कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए रिवार्ड देते थे। ब्रिटिश बिलीव्ड दैट, अब ब्रिटिश का ये मानना था, जब वो बड़े बड़े जानवरों को मारते थे तो उनका क्या मतलब, कुछ तो बिलीव्स होगा, तो उनका बिलीव्स था कि ब्रिटिश बिलीव्ड दैट बाय किलिंग wild animals they would civilize India, यानी कि ये सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स, ये साइन है आपको प्रिमिटिव एज का, इसीलिए इस प्रिमिटिव एज का जो साइन है ये वाइल्ड एनिमल है, इसको जब हम पूरे तरीके से सफाया कर देंगे जंगलों से वाइल्ड एनिमल को, तो क्या होगा, इंडिया सिविलाइज्ड हो जाएगा। उनकी थिंकिंग यही थी, इसीलिए वो लोग बड़े बड़े जानवरों को मारना शुरू कर दिए थे। So during the colonial period, hunting reached to the such extent that various species such like tiger and big animals became almost extinct, यानी कि इतने बड़े स्तर पर बड़े बड़े जानवर को इस तरीके से मारा गया, इतने हद तक मारा गया ताकि वो लोग अब एक्सटिंक्ट की पोजीशन पे आ गए, यानी कि अब लगता था कि उनकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। वैसे आप सर्च करके देख सकते हैं कि अभी भारत में जितना टाइगर्स या लियोपार्ड बचा हुआ है, उतने टाइगर और लियोपार्ड को कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय में एक दिन में वो लोग किल कर देते थे। इसीलिए तो वो लोग निश्चित रूप से किस पोजीशन पे पहुंच गए थे, विलुप्त, यानी कि अब कुछ दिन के बाद लगता था कि अब कोई भी वाइल्ड एनिमल रहेंगे ही नहीं। People were rewarded for killing tigers, wolves and other animals, यानी कि उनको रिवार्ड दिया जाता था। अब इसमें है 1875 से 1925 के बीच में 80,000 टाइगर्स को मारा गया, 80,000 टाइगर्स को, 150,000 लियोपार्ड को, 200,000 वुल्व्स को मारा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक रैपिडली, जिस प्रकार जंगलों की कटाई के समय में रैपिडली हुई है, उसी प्रकार जंगली जानवर को भी मारने का काम ये लोग रैपिडली कर रहे हैं। अब उस समय के एक राजा थे, महाराजा ऑफ सरगुजा, सरगुजा के एक महाराजा हैं, राजा हैं। तो वो क्या था, एक दिन
में 1157 टाइगर को शूट कर दिए थे और 2000 लियोपार्ड को इन वन डे 1957 में। और मुझे लगता है कि उस समय एक दिन में जितने वुल्व्स टाइगर या लियोपार्ड को किल करते थे, आज उतनी ही प्रजाति पूरे भारत में बची हुई है, जिसको कि सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट करके रखा गया है, नहीं तो वो कब का विलुप्त हो गया रहता। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय में देश के यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, ये नहीं कि इंडिया में ये कहानी हो रही है और हर एक जगह कॉलोनियल गवर्नमेंट की अलग रूल है, सो नहीं है। यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में कॉलोनियल गवर्नमेंट की यही रूल थी, चाहे कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूप में फ्रांस के हो, जर्मन के हो या जहां कहीं के भी हो, लेकिन उनकी थिंकिंग यही थी। तो और एक ब्रिटिश ऑफिसर हैं जॉर्ज यूले, जिन्होंने 400 टाइगर को एक दिन में यानी कि ये शूट कर दिए थे। तो इसमें कुछ फिगर है जो मैं अभी दिखाना चाहती हूँ, जिसमें किस प्रकार टाइगर को ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉर्ड रीडिंग नेपाल में मार दिए थे। अब इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये जो टाइगर यहाँ पर मारा गया है, बंदूक से मार दी गई है। इसमें गिनती काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की संख्या में है। ये लॉर्ड रीडिंग जो नेपाल में एक दिन में ये मार करके शूट करके गिरा दिए थे, जो कि बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग, कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो इस एलिफेंट पे चढ़ के आते थे और जहाँ भी टाइगर दिखता था ऊपर से ही इनको शूट कर देते थे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जंगली जानवरों को मारने का ये जो बिग एक्सपोर्ट्स है, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इस प्रकार हम देखेंगे कि हु कुड हंट में कौन कौन, एक तरफ तो ट्राइबल्स या फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो कस्टोमरी प्रैक्टिस था उनको वो लोग बंद करवाते हैं, तो दूसरे तरफ यानी छोटे छोटे जानवर को हम मार के खा नहीं सकते, लेकिन बड़े बड़े जानवरों की तस्करी वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए करना शुरू कर दिए थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि अब कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद यहाँ का न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विस का क्या पोजीशन रहता है। अभी तक तो जो कुछ भी मैं इस चैप्टर में पढ़ी हूँ या आप लोग जिस चीज़ की जानकारी प्राप्त की, वो सारे निगेटिव एस्पेक्ट ही हैं। अभी तक एक भी इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिए गए हैं जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉज तैयार की गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी न्यू ट्रेड्स के बारे में। धन्यवाद।